नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के पाठ आवारा मसीहा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आवारा मसीहा के शुरू के 3 अध्यायों के बारे में बता चुकी हूँ और जो आखिरी के 2 अध्याय बचे हैं, चौथा और 5वां, वो मुझे आज इस वीडियो में बताना है। तो पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम एक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें क्या था कि जो शरत है, इस पाठ का जो मेन पात्र है, मुख्य जो पात्र है, उसके ऊपर ये पूरी उसके आसपास इस कहानी जो है घूमती है। उसके व्यवहार के बारे में बताया गया है, वो किस तरीके से अपने नाना के घर आया, वहाँ क्या-क्या उसकी दिनचर्या थी, क्या-क्या क्रियाएँ थी, क्या-क्या प्रतिक्रियाएँ थी, उसका कैसा व्यवहार था, सब कुछ हम उस वीडियो में शरत के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में दोबारा से वो अपने नानको के घर से अपने दादकों के घर, यानी जहाँ उसकी पैदाइश हुई है, वहाँ जाने का उसका मतलब इस तरीके से पाठ बढ़ता है। तो आगे इसमें यही बताया गया है कि आगे उसके पिता, उसके दादा वगैरह का क्या पास था, किस तरीके से उनकी मम्मी की और उनके पापा की शादी हुई, और शरत के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि पाठ को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो को भी ज़रूर देखें, ताकि आप पाठ की शुरुआती कहानी को समझ सकें। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पाठ अच्छे तरीके से समझ सकें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने नया विज़िट किया है, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो पहले से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं और पाठ कुछ इस प्रकार चौथा अध्याय शुरू होता है। जो मोतीलाल हैं, वो शरत के पिताजी हैं और शरत जी के पिताजी के बारे में ये कहानी बात बताई जा रही है कि मोतीलाल चट्टोपाध्याय 24 परगना जिले में कांचड़ापाड़ा के पास महमूदपुर के रहने वाले थे। यानी यहाँ बताया गया है शरद के पिता के बारे में, जिनका नाम है मोतीलाल चट्टोपाध्याय। उनके पिता बैकुंठनाथ चट्टोपाध्याय, यानी यहाँ शरद के दादाजी की बात हो रही है, संभ्रांत ब्राह्मण थे। और वो ब्राह्मण थे, जमींदारों के अत्याचार के सामने दबे नहीं। बैकुंठनाथ ने जमींदार के कहने पर झूठी गवाही नहीं दी थी। साथ ही साथ उनके दादा का भी यहाँ हिस्ट्री बताई गई है कि उसके दादा भी काफी अ, मतलब बहादुर किस्म के, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान थे, जिन्होंने समाज के आगे, ज़मींदारों के आगे जो थे वो दबे नहीं और सच्चाई का साथ उन्होंने दी। किसी तरह की झूठी गवाही उन्होंने नहीं दी। एक दिन उनकी हत्या कर दी गई, और जब इंसान समाज से हटकर इतर चलने की कोशिश करता है, तो उसके साथ कुछ ऐसा ही हश्र होता है, और वही हश्र हुआ शरद के दादा बैकुंठ दास नाथ जी के साथ, और उनकी हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी यानी शरद की दादी पति की अंतिम क्रिया करके रातों रात देवानंदपुर अपने भाई के पास चली गई, और जब उसके दादाजी की हत्या हो गई, तो वो अपने ससुराल को छोड़कर अपने भाई के पास देवानंदपुर चली गई, मोतीलाल को लेकर, यानी शरद के पिताजी को लेकर। बड़े होने पर मोतीलाल का विवाह भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी बेटी भुवन मोहिनी के साथ हो गया। भुवन मोहिनी शरद की माता। मोतीलाल ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, पास की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे पटना कॉलेज चले गए। उनके चचिया ससुर अघोरनाथ उनके सहपाठी थे, और जो उनके चाचा ससुर थे, जो अब उनके ससुर बन चुके हैं रिश्ते से, वो पहले उनके दोस्त रह चुके थे। मोतीलाल कल्पनाशील थे, यानी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग थी उनकी। तो अघोरनाथ कर्मठ, खरे और स्पष्टवादी थे। यानी मोतीलाल जो थे कल्पनाशील थे, तो जो उनके सहपाठी अघोरनाथ थे, वो खरे थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कर्मठ थे, काम के लिए अपने एकदम स्ट्रांग थे और स्पष्टवादी थे। मोतीलाल की माँ जो थी वो साहसी थी, यानी पति के मरने के बाद उसने अकेले अपने बेटे को पाला था। मोतीलाल की पत्नी शांत प्रकृति की थी। और अभी तक यहाँ पे जो शरत है, उनके दादाओं के यहाँ की कहानी चल रही है, पापा के यहाँ की। तो वो बताया जा रहा है कि किस तरीके से उनके पात्र जो है उभर कर सामने आए हैं। 15 सितंबर 1876 को उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया शरत चंद्र। और 15 सितंबर 1876 को मोतीलाल के घर एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया शरत चंद्र। देवानंदपुर एक साधारण सा गांव है। बालक शरत का बचपन अभावों में बीता। शरत के जो पिता थे, अपने नानाओं के यहाँ रहते थे पिता की मृत्यु के बाद। तो उसका जो बचपन था, वो गांव बहुत कॉमन सा था, वहाँ बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, इसलिए जो शरत का बचपन था वो काफ़ी अभावों में, गरीबी में बीता। आगे कहानी को बढ़ाते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं, ये जो जीवनी है, ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है, बंगला साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार शरत चंद्र चटर्जी के ऊपर।
तो अभी तक हम उनके बारे में ही जान रहे थे कि वो किस तरीके से अपने नानी के घर रहने लगे, फिर उसके बाद उन्हें वापस उनके दादा के घर भेज दिया गया और क्या उनकी पास्ट रह चुका है, क्या उनका बीता कल रह चुका है, उनके पिता का, उनकी माता का, उनकी दादी का, वो सब अभी हम जान रहे थे। अब हम शरद जी के बारे में जानते हैं आगे चल के कि शरद जब 5 वर्ष का हुआ तब उसे पंडित जी की पाठशाला में भर्ती कर दिया गया। और शरद कौन है? यह शरद चंद्र चटर्जी जो बगला साहित्य के रचनाकार हैं, जिनकी जीवनी हम पढ़ रहे हैं विष्णु प्रभाकर द्वारा जो रचित है। शरद जब 5 वर्ष का हुआ तब उसे पंडित की पाठशाला में भर्ती कर दिया गया। वह स्कूल से कोई ना कोई शरारत करके घर लौटता था। अभी यहाँ बात चल रही है, हमारी पुरानी वीडियो में हम उनके नाना के घर क्या माहौल था, क्या वातावरण था, उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब ये जो नई वीडियो है जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें जब वो वापस अपने घर आ चुके हैं देवानंदपुर, अपने दादाओं के घर, तब हम वहाँ की बात यहाँ पढ़ रहे हैं। और वह स्कूल से कोई ना कोई शरारत करके लौटता था। धीरे-धीरे ये शरारतें बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि जो नाना का घर था वहाँ एक प्रॉपर डिसिप्लिन था, एक अनुशासन था जिसका पालन बच्चों को करना होता था। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रिक्टनेस, कोई अनुशासन नहीं था, जिसकी वजह से जो शरद था, उसका जो ध्यान था वो शरारतों की ओर बढ़ता जा रहा था। पंडित जी गुस्सा करके करते रहते थे। शरद की शिकायत लेकर जब पंडित जी घर आए तो माँ बोली, पंडित जी, न्यारा थोड़ा दुष्ट तो है पर बड़ा होकर एक भला मानस बनेगा। यानी उनकी माँ ने उनको ऑब्जर्व कर लिया था कि ये चाहे शैतान है ये बच्चा, न्यारा मतलब बच्चा, लेकिन बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा। ये शरद जी की माँ ने कहा था। शरद की एक संगिनी थी धीरू, यानी उनकी एक फीमेल फ्रेंड थी धीरू जिसका नाम था। वह शरद के लिए माला तैयार करती थी और शरद को भेंट कर देती थी। धीरू उसे पंडित के क्रोध से बचाती थी। एक बार वह आंचल में मूड़ी बांधकर शरद के पास ले गई। शरद मूड़ी खोलकर खाने लगा। उस समय शरद हुक्का पी रहा था। उसने धीरू की पीठ पर घूंसा मार दिया था। अतः शरद को घर पर माँ के हाथों मार खानी पड़ी। लगता है कि देवदास की पारो, बड़ी दीदी की माधवी और श्रीकांत की राज लक्ष्मी, ये सभी धीरू की ही विकसित रूप है। अब यहाँ जो ये नाम लिए गए हैं आपके पाठ में, ये सभी शरद चंद्र द्वारा रचित रचनाएं हैं, जिसमें से प्रसिद्ध है देवदास। इसकी जो पात्र है फीमेल यानी महिला पात्र पारो, बड़ी दीदी की माधवी और श्रीकांत की राजलक्ष्मी। तो यहाँ पे इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो इन रचनाओं में उन्होंने जो महिलाएं पात्रों के जो नाम यहाँ रखे हैं, जो उनको कैरेक्टर इन्होंने दिया है, जो रोल इन्होंने यहाँ दिया है, वो शायद उनको मोटिवेशन, वो प्रेरणा अपनी महिला सखी धीरू से प्राप्त हुई होगी। समय बीतता चला गया, बालक बालिका के आमोद की सीमा नहीं रही, यानी वो बड़े हो गए हैं और उनका जो तरीका है वो बदल चुका है। बीच बीच में मछली का शिकार और नाव भी खेना भी चलता रहता था। उस दिन जब सरस्वती नदी के घाट पर पहुंचा तो सामने डोंगी पड़ी हुई थी। डोंगी यानी एक छोटी नाव, टोकरी टाइप। वह उसे खेता हुआ 3-4 मील दूर कृष्णपुर गांव जा पहुंचा। वहां रघुनाथ बाबा का प्रसिद्ध अखाड़ा था। वहीं जाकर कीर्तन में हाजिर हो गया। रात को घर लौटना संभव ना हो सका। अगले दिन पिता लगाते लगाते मोतीलाल वहां जहां पहुंचे, वह यात्रा अनायास नहीं थी। यह एक बड़ी यात्रा का आरंभ था। यानी ये यात्रा कोई इलॉजिकल यात्रा नहीं थी जिसका कोई अर्थ ना हो। यानी चाहे वो अनजाने में ही वहां पहुंचे थे, खेल खेल में वो पहुंच गए थे, लेकिन ये उनकी एक लंबी यात्रा थी। इन्हीं दिनों गांव में सिद्धेश्वर भट्टाचार्य ने एक नया बांग्ला स्कूल खोला। अचानक मोतीलाल को एक जगह नौकरी मिल गई। शरद भी पिता के साथ कुछ दिन रहा। देवानंदपुर लौटने पर उसे एक शौक और लग गया। उसे मछलियां पकड़ने का शौक लग गया। यानी उसकी बहुत सी हॉबीज तो थी। नाना के घर जब वो रहता था तो पढ़ाई पे भी फोकस था। वो जो शौक थे उसके वो छिप छिप के कम फुलफिल करता था। लेकिन यहाँ जो थे वो शौक पूरा करने में लगा रहा और पढ़ाई से वो भटक रहा था। और उसको एक शौक और लग गया था मछली पकड़ने का। मोहल्ले का नयन बसंतपुर बुआ के पास गया। वहां उसकी खूब खातिर हुई। उसे गाय मिली और शरद को मिली बांस की कमचियां। और जो उसका एक दोस्त था नयन, जो गांव में ही रहता था, वो अपनी बुआ के पास गया और उसके साथ शरद भी गया। और जो नयन था उसकी तो बुआ के घर खूब खातिर हुई, लेकिन शरद को वहां बांस की कमचियां मिली, यानी एक पतली डंडियां उसको भेंट स्वरूप दी गई।
लौटने में अंधेरा हो गया, बालक शरद भय से कांपने लगा और अंधेरा हो गया था तो वो घर लौटते समय डर रहा था। देवानंदपुर लौटकर पथभ्रष्टता और बढ़ गई। पथभ्रष्टता और बढ़ गई यानी शरद शैतान तो था ही, लेकिन नाना के घर में एक अनुशासन था, एक स्ट्रिक्टनेस थी, तो वो उस डर से कम शरारतें करता था। लेकिन यहाँ किसी तरह का कोई अनुशासन नहीं था, तो वो रास्ता और ज्यादा भटक गया। पथभ्रष्टता यानी वो अपने मार्ग को खोता चला गया। अनुशासन के नाम पर यहाँ कुछ नहीं था, फीस तक का जुगाड़ नहीं था। शरद चोर नहीं था, पर घर में बेहद कंगाली थी। वैसे भी दुस्साहसी और परोपकारी था। उसका प्रमुख साथी था सदानंद। सदानंद अपने अभिभावकों के मना करने के बावजूद शरद से मिलता था, और जो उसका मित्र था सदानंद, उसके पिता माता उसको शरद से मिलने के लिए कड़ाई तौर पर मना करते थे, लेकिन वो फिर भी उससे मिलता था। गल्प यानी कहानियां गढ़कर सुनाने की शरद की प्रतिभा खूब विकसित हो रही थी। यानी अपनी तरफ से कहानी बनाकर दूसरों को सुनाने की जो प्रतिभा थी वो बहुत बढ़ती चली जा रही थी। 15 वर्ष की आयु में ही वह इस कला में पारंगत हो चुका था, यानी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका था। उसकी ख्याति गांव भर में फैल चुकी थी, और उसकी ये ख्याति, वो ये गुण उसको कहाँ से आया? ये उसके पिता से आया। उसके पिता जो थे एक कल्पनाशील व्यक्ति थे, वो अपने स्वप्नों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो फैमिली में फँसकर रह गए थे, और वो कुछ करते भी थे तो उसको कंप्लीट नहीं करते थे। लेकिन शरद में ये जो इंटरेस्ट था, जो ये रुचि थी, ये इसके पिता से ही आई। शरद ऐसी बढ़िया कहानी लिखता कि गोपाल दत्त का पुत्र अतुल चकित रह जाता। इस तरह उसने धीरे-धीरे मौलिक कहानी लिखनी शुरू कर दी, यानी छोटी-छोटी कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति उसमें बचपन से ही, यानी छोटी-छोटी चीज़ों को समझने की जो क्षमता थी, वो उसमें बचपन से ही थी। गाँव में एक ब्राह्मण की विधवा बेटी थी नीरू। अब यहाँ एक स्टोरी चल रही है, जिसको उसने अपनी एक रचना में भी उतारा है। और उसी स्टोरी में बात हो रही है कि गाँव में एक ब्राह्मण व्यक्ति था, जिसकी एक बेटी थी जो विडो थी, जिसका नाम था बीरू। वह बड़ी परोपकारी थी, शरत उसे दीदी कहकर पुकारता था। एक बार इस 32 वर्षीय दीदी को गांव के स्टेशन का परदेसी मास्टर कलंकित करके न जाने कहाँ भाग गया। गांव वालों ने दीदी का बहिष्कार कर दिया। वह मरणासन हो गई, यानी मरने की स्थिति में वो हो गई, मरने जैसी हो गई। शरद छिपकर उसे देखने जाते थे, यानी गलती उसकी कुछ भी नहीं थी। यहाँ शरद जी एक स्टोरी सुना रहे हैं और ये रियल स्टोरी है, और इस स्टोरी को उन्होंने अपनी कहानी का भी आधार बनाया है। लड़की उस गलती नीरू की नहीं थी, लेकिन फिर भी बहिष्कार किसका हुआ? नीरू का हुआ। और लोग उससे मिलते तक नहीं थे, उसका कोई हाल-चाल भी नहीं लेता था, लेकिन जो शरद था वो छिप-छिप कर उससे मिलता था। जब नीरू मरी तो गाँव के किसी व्यक्ति ने उसको हाथ नहीं लगाया उसकी लाश को, और क्या किया? उसको उठाकर जंगल में फेंका, यानी कोई उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, किसी ने हाथ नहीं लगाया, बस उसको ऐसे एक डोम में, एक गाड़ी में पटका और उसको जंगल में जाकर उसकी लाश को फेंक आए। और वहाँ क्या होगा? जंगल में जाएँगे तो सियार, कुत्ते उसे नोच-नोच के खा गए। यही उसने विलासी के कायस्थ मृत्युंजय को सपेरा बनते देखा था, और यहीं से उसकी कहानी शुरू हुई, और यहीं पर इसी में उसने मृत्युंजय को सपेरा बनते देखा था। आगे एक और स्टोरी शुरू हुई है मृत्युंजय की, और मृत्युंजय को सपेरा बनते हुए देखा था, और वो उन्हीं के स्कूल में पढ़ता था, पर तीसरी कक्षा से आगे ना पढ़ सका। यानी हम मृत्युंजय की बात बता रहे हैं, जो उनकी कहानी का एक और पात्र रह चुका है। शरद छिप छिप कर उसके पास जाता था। उसने सांप पकड़ना, जहर उतारने का मंत्र, सभी कुछ उसी से सीखा था। पर एक काले नाग को पकड़ते हुए मृत्युंजय चूक गया और मर गया। बाद में विलासी ने आत्महत्या कर ली, और बाद में जो विलासी थी उसने भी आत्महत्या कर ली। यानी विलासी ने आत्महत्या कर ली, मतलब उसकी कहानी, जो कहानी शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी, चटर्जी ने, वही कहानी का जो पात्र था मृत्युंजय, उसके मरने के बाद वो कहानी भी वहीं खत्म उसकी हो गई। पाठ के अंतिम पलों की ओर बढ़ते हैं। पाठ किस तरीके से यहाँ कहानी शरद जी की जो जीवनी है वो अंत लेती है, किस तरीके से एक अंतिम मोड़ पर आती है। अब यहाँ पे जो शरद जी की कहानी है वो ये बताती है कि किन किन कैरेक्टर से, किन किन पात्रों के साथ वो जुड़े, और उनसे उनको एक प्रेरणा मिली अपनी कहानी को लिखने की, अपने साहित्य को बढ़ाने की। और आगे वो बताते हैं विष्णु प्रभाकर जी शरद जी के बारे में, कि कहानी लिखने की प्रेरणा उन्हें एक अन्य मार्ग से भी मिली, एक अन्य जगह से भी मिली। उसने पिता की टूटी अलमारी से
हरिदास की गुप्त बातें और भवानी पाठ निकाल कर पढ़ डाली थी। यानी हम पहले अध्याय में, हम पहली वीडियो में जान चुके हैं, जो शरद जी के पिताजी थे मोतीलाल, उनको, वो एक कल्पनाशील व्यक्ति थे और उनको कहानी लिखने का बहुत शौक था, पर वो अपनी किसी भी कहानी को कभी खत्म नहीं कर पाए, उसको पूरा नहीं कर पाए। और उनको एक और जगह से प्रेरणा प्राप्त हुई, वो थी उनके पिताजी द्वारा लिखी गई अधूरी कहानी, जिनका नाम था हरिदास की गुप्त बातें और भवानी पाठ, पढ़ डाली थी। उसने अपने पिता की लिखी अधूरी कहानियाँ भी खोद डाली। यानी जो उनकी अलमारी में किताबें थी वो तो उसने पढ़ी ही पढ़ी, साथ ही साथ जो उसके पिताजी द्वारा लिखी गई अधूरी कहानियाँ थी वो भी उसने निकाली। पिता का यह अधूरापन उसकी प्रेरक शक्ति बन गया। शरद के उपन्यास चरित्रहीन की घटनाएं उसके अपने साथ घटी विधवा वाली घटना ही थी। शरद की माँ की सहन शक्ति जब जवाब दे गई तो वह काका घूरनाथ के पास चली गई। शरद फिर देवानंदपुर नहीं लौटा। यहाँ उसका सारा जीवन घोर दरिद्रता और अभावों में बीता। इसी दरिद्रता के भयानक चित्र शरद ने शुभदा में खींचे हैं। यातना की नींव में ही उसकी साहित्य साधना का बीजारोपण हुआ। वह इस गांव के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सका। तो इस तरीके से जो शरद जी का यहाँ जीवन परिचय हमने जाना, उनके बारे में विष्णु प्रभाकर जी द्वारा जो रचना लिखी गई है, उनकी जीवनी लिखी गई है, इससे हमें शरद चरण चंद्र जी के जीवन के बारे में पता चला। आशा ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ इस पाठ के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएँगे डिस्क्रिप्शन में, नीचे लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।